हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मिले आपको आगामी एचपी जेवीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जेओआईटी पोस्ट कोड 965, पंचायत ऑडिटर, पटवारी और वेरियस एग्ज़ाम जो आने वाले समय में कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं सौरमंडल के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो सौरमंडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे सबसे बड़ा ग्रह जो है, सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वे कौन सा है, वे बृहस्पति है, जुपिटर है, ये आपने याद रखना है। और बृहस्पति को विंटर प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। उसी तरह सबसे छोटा ग्रह जो है वो कौन सा है, तो सबसे छोटा ग्रह जो है वो आपका बुध है, मरकरी है, ये आपने याद रखना है, सूर्य के सबसे नज़दीक है ये। उसके बाद पृथ्वी का जो उपग्रह है वह कौन है, तो पृथ्वी का एकमात्र जो उपग्रह है वह आपका चंद्रमा है। और सूर्य से सबसे निकट ग्रह जो है वो कौन सा है, वो बुध है, मरकरी है, ये आपने याद रखना है। और सूर्य से सबसे दूर जो स्थित ग्रह है वे कौन सा है, वे वरुण है, ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह पृथ्वी के निकट सबसे निकट जो ग्रह है वह कौन सा है, वे शुक्र है, वीनस है, ये आपने याद रखना है। वीनस जो है इसे इवनिंग स्टार एज वेल एज मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है, सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं सबसे अधिक चमकीले ग्रह के बारे में। तो सबसे अधिक चमकीला ग्रह जो है वो आपका शुक्र है, ये आपने याद रखना है, ब्राइटेस्ट। और एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया था कि सबसे गर्म ग्रह जो है, सबसे गर्म ग्रह कौन है, तो सबसे गर्म ग्रह जो है वो भी आपका वीनस ही है, शुक्र ही है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद सबसे अधिक चमकीला तारा जो है, सबसे अधिक चमकीला तारा जो है वे कौन सा है, वे साइरस है, डॉग स्टार है, ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है। उसके बाद सबसे अधिक उपग्रहों वाला जो ग्रह है वो कौन सा है, तो सबसे अधिक उपग्रह जो है वो किस ग्रह के हैं, तो वे आपके बृहस्पति के हैं, ये भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है ये पूछे गए हैं। उसके बाद बात करते हैं सबसे अधिक ठंडा ग्रह जो है, सबसे अधिक ठंडा ग्रह जो है वह कौन सा है, वे वरुण है, इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं सबसे अधिक भारी ग्रह जो है, सबसे अधिक भारी ग्रह जो है वे कौन सा है, वे बृहस्पति है। तो फ्रेंड्स, इसका आपने स्क्रीनशॉट भी ले लेना है, क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं सोलर सिस्टम से। उसके बाद बात करते हैं रात्रि में लाल दिखाई देने वाला जो ग्रह है वे कौन सा है, वे मंगल है। और सौरमंडल का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वे कौन सा है, वे गैनीमेड है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, वो डीमोस है, इंपॉर्टेंट है। नीला ग्रह जो है, ब्लू प्लैनेट जो है वो किसे कहा जाता है, तो ब्लू प्लैनेट जो है वो पृथ्वी को कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। भोर का तारा, ये आपने याद रखना है, मॉर्निंग स्टार एज वेल एज इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार जो है, भोर का तारा जो है, ये मॉर्निंग स्टार जो है वो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। सांझ का तारा इवनिंग स्टार जो है वो शुक्र ग्रह को कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। पृथ्वी की बहन जो है, पृथ्वी की बहन जो है वे किसे कहा जाता है, वे शुक्र ग्रह को कहा जाता है। सौंदर्य का देव जो है वो भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ग्रीन प्लैनेट जो है वो अरुण को कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। जबकि विशाल लाल धब्बे वाला जो ग्रह है वे कौन सा है, वे बृहस्पति है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं कुछ फसलों के बारे में। उसके बाद बात करते हैं हम ऋतुओं के आधार पर जो फसलों का वर्गीकरण होता है, तो उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। बात करते हैं रबी की फसल के बारे में। तो रबी की फसल कौन सी होती है, ये अक्टूबर नवंबर महीने में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में ये काटी जाती है। जैसे गेहूं, चना, मटर, सरसों जो हैं ये आपकी रबी की फसलें हैं, ये आपने याद रखना है। उसी तरह खरीफ की जो फसलें होती हैं वे कौन सी होती हैं, ये जो खरीफ की फसलें होती हैं जून जुलाई में ये बोई जाती हैं और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती हैं। जैसे धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये जो हैं वो आपकी खरीफ की फसलें हैं।
जायद फसलें कौन सी होती हैं? जायद फसलें जो होती हैं ये मई जून में बोई जाती हैं और जुलाई अगस्त में काट ली जाती हैं, जैसे राई, मक्का, ज्वार हो गया, ये आपकी जायद फसलें होती हैं। उसी तरह नकदी फसलों के बारे में बात करते हैं, तो नकदी फसलें कौन सी होती हैं? ये वे फसलें हैं जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा उगाई जाती हैं, जैसे कपास, गन्ना, तंबाकू, जूट। ये आपने याद रखना है। तो ये ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण है, ये आपने याद रखना है। रबी की फसलें कौन सी होती हैं? ये कब बोई जाती हैं, कब काटी जाती हैं? रबी की फसलें आपको पता है अक्टूबर नवंबर में ये बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में ये काटी जाती हैं, जैसे गेहूँ, चना, मटर, सरसों हो गया। खरीफ की फसलें कौन सी होती हैं? ये जून जुलाई में बोई जाती हैं, नवंबर दिसंबर में काट ली जाती हैं, जैसे धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का हो गया। जायद फसलें कौन सी होती हैं? मई जून में बोई जाती हैं, जुलाई अगस्त में काट ली जाती हैं, जैसे राई, मक्का, ज्वार हो गया। उसी तरह नकदी फसलें वे फसलें होती हैं जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा उगाई जाती हैं, जैसे कपास, गन्ना, तंबाकू और जूट। उसके बाद बात करते हैं हम संविधान के निर्माण के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का जो गठन था वे जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों पर किया गया था। संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वे 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई थी और मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार किया था, ये भी आपने याद रखना है। और इस प्रथम बैठक में, पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो था वो चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया, ये भी आपने याद रखना है। जबकि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने अपनी स्वीकृति जो थी वो प्रदान की थी। उसके बाद बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति की स्थापना जो थी वो 29 अगस्त 1947 को की गई थी। अध्यक्ष सहित इसके सदस्यों की कुल संख्या जो थी वो 7 थी और संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। तो ये आपने याद रखना है, संविधान बनाने में कुल कितना समय लगा था? तो संविधान बनाने में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। उसी तरह 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर के बाद इसे पारित घोषित किया गया और भारत का जो संविधान था वे 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है, ये भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है कि इस भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जाना जाता है। उसी तरह जब संविधान बना था, नवनिर्मित संविधान जो था उसमें 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। प्रेजेंट में 12 अनुसूचियाँ हैं। वर्तमान में अनुसूचियों को बढ़ाकर 12 कर दिया गया है, ये भी आपने याद रखना है। और संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। बात करते हैं संविधान के स्रोत के बारे में कि किस देश से कौन से स्रोत जो हैं वो संविधान के लिए गए हैं। तो ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन हो गया, विधि निर्माण प्रक्रिया होगी, एकल नागरिकता होगी, द्विसदनी व्यवस्था होगी। ये जो स्रोत हैं ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। यूएसए के संविधान से प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सर्वोच्च न्यायालय का गठन और शक्तियाँ, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, ये जो है वो आपके यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। ये स्रोत जो है ये आपने याद रखना है। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? कनाडा के संविधान से संघात्मक व्यवस्था होगी, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, केंद्र द्वारा राज्यपाल की जो नियुक्ति है ये भी कनाडा के संविधान से ली गई है, ये भी आपने याद रखना है। जबकि बात करते हैं आयरलैंड के संविधान के बारे में, तो आयरलैंड का संविधान जो है यहाँ से नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया, उच्च सदन के सदस्यों को मनोनीत करने संबंधी प्रावधान जो है ये भी आयरलैंड के संविधान से दिए गए हैं। जर्मनी के संविधान से आपात उपबंध लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा होगी, समवर्ती सूची होगी, केंद्र राज्य संबंध हो गया, ये जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। उसी तरह बात करते हैं फ्रांस के बारे में, तो फ्रांस के संविधान से गणतंत्र व्यवस्था जो है ली गई है। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान जो है वो लिया गया है। जबकि दक्षिण अफ्रीका
के संविधान से संविधान में संशोधन, राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है, ये जो है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए हैं। उसके बाद बात करते हैं विधायिका के बारे में, संसद के बारे में। तो भारत की जो संसद है, ये तो आपको पता ही होगा, भारत की जो संसद है वे राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है, ये इम्पोर्टेंट है। और राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन जो है वो कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह बात करते हैं राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा जो है, राज्यसभा या संसद का उच्च सदन, ये अनुच्छेद 80 में इसका वर्णन है, राज्यों के प्रतिनिधियों से बनता है। राज्यसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वे 250 है। वर्तमान में ये संख्या जो है वो 245 है, जिसमें 233 सदस्यों को का चुनाव जो है वो राज्यों से और शेष 12 सदस्यों राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो ये आपने याद रखना, राज्यसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वे कितनी है, वे 250 है। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। उसी तरह कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले व्यक्तियों में से 12 व्यक्ति राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किए जाते हैं। तो ये आपने याद रखना है, राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनेट करता है, तो वो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। राज्यसभा के सदस्य जो हैं वो 6 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित किए जाते हैं, ये भी आपने याद रखना है। और राज्यसभा जो है एक स्थायी सदन है, लेकिन इसके 2/3 सदस्य जो हैं, 2/3 सदस्य जो हैं वो हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक सीटें हैं, कितनी हैं, 31 हैं। और महाराष्ट्र की दूसरी सर्वाधिक सीटें हैं, ये 19 हैं, ये भी आपने याद रखना है। तो राज्यसभा में सबसे अधिक सीटें जो हैं वो किस स्टेट की हैं, वे उत्तर प्रदेश की हैं। उसके बाद बात करते हैं राज्यसभा सदस्यों की प्रमुख योग्यताओं के बारे में। तो उम्मीदवार जो है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु जो है वो 30 वर्ष की होनी चाहिए, ये भी आपने याद रखना है। और वे केंद्र अथवा राज्य सरकार के द्वारा किसी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। राज्यसभा सदस्य की ये योग्यताएं होती हैं। तो 30 वर्ष जो है वो न्यूनतम आयु है राज्यसभा सदस्य बनने के लिए, इससे कम आयु नहीं होनी चाहिए राज्यसभा सदस्य बनने के लिए। बात करते हैं लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा संसद का प्रथम अथवा निम्न सदन है, अनुच्छेद 81 में इसका वर्णन है, जिसकी अध्यक्षता करने के लिए एक अध्यक्ष होता है। प्रेजेंट में जो है इसके अध्यक्ष कौन है, श्री ओम बिड़ला हैं, ये भी आपने याद रखना है। जबकि राज्यसभा का जो सभापति होता है वे उपराष्ट्रपति होते हैं, और राज्यसभा के सभापति जो हैं वो कौन है, प्रेजेंट में भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी जो हैं वो राज्यसभा के सभापति हैं, अध्यक्ष हैं। और उसके बाद बात करते हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो श्री ओम बिड़ला हैं। उसके बाद बात करते हैं संविधान में लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो 552 निर्धारित की गई है। और लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, वो कौन थी, वो मीरा कुमार थी, ये भी आपने याद रखना है। मीरा कुमार जो थी वो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। उसके बाद बात करते हैं वर्तमान में लोकसभा की जो सदस्य संख्या है वो 545 है। और इन सदस्यों में 530 सदस्य जो हैं राज्यों से, 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं, और 2 सदस्य आंग्ल भारतीय वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। उसी तरह लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जो है वो गुप्त मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकार 18 वर्ष प्रणाली के आधार पर होता है। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, ये भी आपने याद रखना है। लोकसभा सदस्यों की जो प्रमुख योग्यताएं हैं वे निम्नलिखित हैं, कौन कौन सी हैं, वे भारत का नागरिक होना चाहिए, और उसकी आयु जो है वो 25 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, ये भी आपने याद रखना है। वे भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वे किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ये भी आपने याद रखना है। तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वे कितनी है, वे 25 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए लोकसभा सदस्य बनने के लिए। भारत में हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं, हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं। कौन कौन संसदीय क्षेत्र हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। मंडी संसदीय क्षेत्र से श्रीमती प्रतिभा सिंह जो हैं वो लोकसभा सांसद हैं, मंडी संसद। उसी तरह चंबा कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से श्री कृष्ण कपूर जी जो हैं वो सांसद हैं। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से श्री अनुराग ठाकुर हैं, और शिमला संसदीय क्षेत्र से श्री सुरेश कश्यप जी जो हैं वो
लोकसभा सांसद हैं। और राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? राज्यसभा की 3 सीटें हैं। और राज्यसभा सांसद कौन कौन हैं? श्री जगत प्रकाश नड्डा, श्रीमती इंदु गोस्वामी और प्रोफेसर सिकंदर कुमार जी जो हैं वो राज्यसभा सांसद हैं हिमाचल प्रदेश से। उसी तरह बात करते हैं योजना आयोग के बारे में, प्लानिंग कमीशन के बारे में। तो भारत में योजना आयोग का जो गठन था वो नियोगी समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को किया गया था। और ये एक संविधानेतर संस्था थी जिसका पदेन अध्यक्ष होता वो प्रधानमंत्री होता था। इसके स्थान पर अब नीति आयोग का गठन किया गया है। कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को। ये आपने याद रखना है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। नीति आयोग के बारे में बात कर लेते हैं। नीति आयोग का जो पूरा नाम है, इसका पूरा नाम जो है वो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान आयोग है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग है इसकी फुल फॉर्म है। और ये आयोग जो है वो विकास प्रक्रिया में निर्देश तथा रणनीतिक परामर्श देता है। इसके प्रथम उपाध्यक्ष जो थे वो अरविंद पनगड़िया थे। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? श्री नरेंद्र मोदी थे। प्रेजेंट में भी नीति आयोग के वे अध्यक्ष हैं। तो आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि नीति आयोग ने किसका स्थान लिया है? तो नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया है, प्लानिंग कमीशन का। उसी तरह बात करते हैं मौलिक अधिकार के बारे में बात करते हैं। तो मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अनिवार्य हैं। ये अधिकार न्याय संगत हैं और आवश्यकता पड़ने पर इन्हें न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है। बात करते हैं पहले मौलिक अधिकार समानता के अधिकार के बारे में। तो इस मौलिक अधिकार में जो संबंधित अनुच्छेद है इसका वर्णन जो है वह अनुच्छेद 14 से 18 तक है। और अनुच्छेद 17 जो है वह अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। और इसके बाद बात करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। तो ये इस मौलिक अधिकार का जो वर्णन है वह अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक है। अनुच्छेद 21 जो है वो जीवन का अधिकार है। उसी तरह शोषण का विरुद्ध अधिकार जो है इसमें इसका जो वर्णन है वो आर्टिकल 23 से लेकर अनुच्छेद 24 तक है। अनुच्छेद 24 जो है वो 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को जोखिम भरे कामों पर लगाने से रोक से संबंधित है। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है। इस मौलिक अधिकार का जो वर्णन है वह अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक है। ये भी आपने याद रखना है। जबकि संस्कृति और शिक्षण संबंधी अधिकार जो है इसका वर्णन जो है वो अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 तक है। ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है इसका वर्णन जो है इस मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 32 में है। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। उसी तरह मौलिक कर्तव्य के बारे में बात करते हैं। तो मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान की मूल प्रति में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण समिति, ये आपने याद रखना है, मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत समाहित किया गया था। संविधान का अनुच्छेद 51 जो है वो मौलिक अधिकार कर्तव्यों का प्रावधान करता है। और भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 से के तहत भारतीय नागरिकों के लिए 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्यों का जो है वो निर्धारण किया गया है। और ये किसके देश के संविधान से लिया गया था? ये पूर्व यूएसएसआर यानी कि रशिया के संविधान से मौलिक कर्तव्य जो थे वो लिए गए थे। रशिया जो है वो स्रोत है मौलिक कर्तव्यों का, ये आपने याद रखना है। तो मौलिक अधिकारों को ये आपने याद रखना है। भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ये आपने नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। उसी तरह बात करते हैं राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन संबंधी जो प्रमुख नारे थे, जैसे स्वराज में हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान है हमारा जो ये जो है इकबाल ने कहा था। वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चटर्जी का प्रसिद्ध वचन है। जन गण मन अधिनायक जय है, ये रविंद्रनाथ टैगोर का है, जिन्हें गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। इंकलाब जिंदाबाद जो है वो भगत सिंह से संबंधित है। दिल्ली चलो का जो नारा था वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। करो या मरो जो था वो महात्मा गांधी जी ने। जय हिंद नारा जो था वो सुभाष चंद्र बोस ने। पूर्ण स्वराज जो था वो जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान जो था वो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा जो था वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था।
वेदों की ओर लौटो जो नारा था वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। आराम हराम है ये जो नारा था वे जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। भारत छोड़ो जो था वो महात्मा गांधी जी ने दिया था। विजय विश्व तिरंगा हम प्यारा जो है वो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने दिया था। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो मैंने आपको आगामी एचपी जेवीटी कमीशन एसआई कंडक्टर जेओआईटी पोस्ट कोड 965 पंचायत ऑडिटर और पटवारी और वेरियस एग्ज़ाम जो आने वाले समय में कंडक्ट किए जाने हैं उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।